अब हम स्टडी करेंगे गोस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन कंडक्टिंग शेल। हमें दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखो, हम जनरली जब ये करते हैं तो शेल की जगह कहीं बुक्स में जो टॉपिक है वो स्फीयर भी लिखा हुआ है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि शेल से हमारा मीनिंग क्या है और स्फीयर से हमारा मीनिंग क्या है। दोनों चीज़ें अलग हैं। कैसे? शेल से हमारा मीनिंग है जैसे बैलून जो होता है या फुटबॉल जो होती है, अंदर से खाली, यानी कि जब भी आप उसको चार्ज दोगे तो वो चार्ज जो है रिपल्शन की वजह से सारे का सारा कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। और जब चार्ज सारा सरफेस पे है तो आपको पता है फिर हम कैसा डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन स्फीयर के केस में ऐसा नहीं होता। स्फीयर के एग्जांपल में आ जाता है जैसे तरबूज, वाटरमेलन, अंदर जो बीज होते हैं ऐसे चार्ज फंसा हुआ होता है। लेकिन वहां भी दो कैटेगरीज है हमारे पास। कौन सी? एक, जब स्फीयर आपने कंडक्टिंग मटेरियल का लिया है। अगर स्फीयर जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल का है तो जैसे ही आप स्फीयर को चार्ज दोगे सारा चार्ज जो है सरफेस पे आ जाएगा रिपल्शन की वजह से। और सरफेस पे आ गया तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल वही केस हो गया जो शेल वाला केस है। कब? जब आपने उसको कंडक्टिंग में लिया। लेकिन अगर आपने स्फीयर जो है वो नॉन कंडक्टिंग ले लिया, इंसुलेटेड मटेरियल का ले लिया, तो फिर जो आप चार्ज दोगे वो चार्ज सरफेस पे ना आके उसके अंदर ही रह जाएगा। और अगर वो उसके अंदर में आ गया, उसके अंदर रह गया, तो अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो पूरे उसके अंदर वॉल्यूम में है। तो फिर हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे? वॉल्यूमेट्रिक। तो ये याद रहे, अगर सरफेस पे आता है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर इंसुलेटेड स्फीयर ले लिया तो वो हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक। वो वैसे सिलेबस में नहीं है सीबीएसई के आपके, लेकिन फिर भी ये थर्ड एप्लीकेशन करने के बाद हम इंसुलेटिंग स्फीयर का आर्टिकल भी कर लेंगे। तो फिलहाल तो हम शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कंडक्टिंग शेल आपने लिया है, यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने लिया है, तो इसको कैसे करना है। देखिए, तीन केसेस में हम इसको करने वाले हैं। पहले एक शेल कंसिडर कर लेते हैं। ये शेल है आपके पास, आपने चार्ज दिया और चार्ज जो है वो सारा कहाँ चला गया? सरफेस पे चला गया। सेंटर इसका आपने यहां माना, रेडियस है इसकी r। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसके बारे में। कंसीडर अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर कर लिया ऑन आ कंडक्टिंग शेल। शेल आपको दे रखा है, आपने इसमें जो है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर कर लिया। और शेल कैसा है? रेडियस r, शेल ऑफ रेडियस r। हियर सिग्मा, सिग्मा लेंगे ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस का है, इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा जो है वो क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो आप चार्ज कैसे निकालते हो? याद है ना आपको? क्या करते हो? चार्ज अगर निकालना होता है तो जितने एरिया का निकालना होगा, अगर इसका पूरे का एरिया A है तो उस A को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। जैसे हम करते थे ना, मान लो टोटल चार्ज Q दिया आपने, तो चार्ज कैसे निकलेगा? सिग्मा इंटू में जितना एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और स्फीयर है और शेल है तो एरिया क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। ये तो था स्टार्टिंग पार्ट। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3 पॉइंट्स पे निकालनी है। एक बार पॉइंट को आपने शेल से बाहर लेना है, एक बार ऑन द सरफेस लेना है, और एक बार लेना आपको इनसाइड द शेल। तो पहला केस हम करने जा रहे हैं, केस फर्स्ट, व्हेन
point is outside the shell। देखिए मान लीजिए पॉइंट यहां है P पॉइंट और सेंटर से जो डिस्टेंस है P का वो है R, स्मॉल r। कैपिटल R शेल की रेडियस, स्मॉल r डिस्टेंस P का कहां से, O से। ठीक है, तो कंसीडर कर लेते हैं हम कि कंसीडर अ पॉइंट P outside the shell at a distance r from center of shell। और ये आपको याद रहे स्मॉल r बड़ा है किससे, कैपिटल R से, तभी जो है पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड द शेल। गोस थ्योरम यहां लगनी है, गोस लॉ की एप्लीकेशन कर रहे हो, लेकिन आपकी जो बेसिक कंडीशन है वो आपको पता है कि गोस लॉ तो वहां एप्लीकेबल होता है जहां सरफेस कैसा हो, क्लोज हो। लेकिन पॉइंट P तो ओपन सरफेस में बाहर है, तो फिर हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा जो फर्स्ट स्टेप करते हैं एप्लीकेशन में कि एक ऐसा गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है कि पॉइंट P जो है उस सरफेस के ऊपर लाई करे या अंदर लाई करे। सरफेस ही तो कंसीडर करना है, चार्ज को एनक्लोज करना है। तो आपने एक स्फीयर कंसीडर कर लिया, ये स्फीयर आपने कंसीडर कर लिया जिसकी रेडियस स्मॉल r और इस तरीके से है कि पॉइंट P जो है वो इसके ऊपर ही लाई कर रहा है। अब देखिए कोई भी सरफेस हम लेते थे तो आपको दो कंडीशन बताई जाती थी कि दो चीजें आपको उसमें चेक करनी होती थी। एक तो ये कि उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम हो, और दूसरा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज सेम। एंगल भी सेम हो और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम हो, तो उसको हम चेक भी कर लेते हैं। देखो ये शेल है, अंदर चार्ज है, एक शेल के ऊपर चार्ज जो है बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे पॉइंट चार्ज बिहेव करता है, ये बात हम कर चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, हर पॉइंट पे जो है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे होगी। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालना चाहें तो कैसे निकालोगे, देखो ये डिस्टेंस तो सबका सेम है, सेंटर से ये भी स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, ये भी स्मॉल r और ये भी स्मॉल r। जब r की वैल्यू सेम है तो इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दो ही चीजों पे तो डिपेंड करते हैं, एक चार्ज और एक r। r सेम हो गया, चार्ज पहले ही आपने यूनिफॉर्म माना हुआ है, E की वैल्यू तो हो गई सेम। फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाई। अब सेकंड कंडीशन देखिए, एंगल बिटवीन E एंड A इज सेम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर ये, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये, इस पॉइंट पे ये। तो हम क्या देख रहे हैं, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो उनके बीच का एंगल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम इस चीज को लिख लेते हैं, देख लीजिए क्या लिखेंगे। अब यही जो हमने कंस्ट्रक्शन की कि लेट ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस of radius r and center O so that point P is lie on the surface। ठीक है, उसके बाद कंडीशन क्या है, E जो है यहां पर बाहर की तरफ है, here E is readily outward as if complete charge is
प्लेस्ड एट सेंटर, सेंटर पे सारा चार्ज है, इस तरीके से ये ऐसे ही चार्ज है बाहर की तरफ इसलिए दिखाई गई है एट सेंटर। और एट एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस, एट एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस एंगल थीटा किस किस के बीच में, E और A के बीच में क्या रहेगा, 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम आ रही है आपके पास। पहला स्टेप था एप्लीकेशन का, गॉसियन सरफेस कंसीडर करना। दूसरा स्टेप क्या करते थे, फ्लक्स निकालते थे। नाउ क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। अब आपको पता है पहले हम क्या करते थे, सरफेस में एंगल अलग अलग होता था। जैसे आप सिलेंडर का केस लेते थे, सिलेंडर के 3 सरफेस हो गए, कर्व, फ्लैट। फ्लैट पे एंगल 90 डिग्री का हो गया, कर्व पे मान लो 0 का हो गया, तो आप उन सबको ऐड करते थे। यहाँ पूरे सरफेस पे एंगल जो है वो सेम है, तो आपको अलग अलग पार्ट्स को ऐड करने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिख सकते हो। अब डॉट हटाएंगे, E ds cos 0, 0 एंगल है, तो ये रह गया E ds। E तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ds सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। ऐसे ही सॉल्व करते थे वहां भी हम इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद क्या करते थे, तीसरे स्टेप में चार्ज निकालते थे। चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, कितना, Q। हमने माना है कि जो टोटल चार्ज है वो कितना है, Q। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, Q, हमें पता है वो भी। 3 स्टेप हो गए। फोर्थ में आप क्या करते थे, देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये जो टर्म है आपकी फाई इक्वल्स टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू क्या निकाली, E 4 पाई r स्क्वायर Q एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से E की वैल्यू क्या आएगी, E आ जाएगा आपके पास Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब पॉइंट शेल से बाहर है। अगर आप देखो ध्यान से तो ये वही वैल्यू है जो किसी पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये क्या था, ये था आपके पास जब पॉइंट आपने कहां कंसिडर किया है, सरफेस से बाहर कंसिडर किया है। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, केस नंबर सेकंड। जब पॉइंट क्या होगा, सरफेस के ऊपर होगा। पॉइंट सरफेस के ऊपर, ये सरफेस, ये रेडियस r, o, चार्ज तो दे रखा है हमने इस शेल को, वो प्लस Q, और अब पॉइंट क्या आ गया, यहां आ गया। केस सेकंड, व्हेन पॉइंट P इज ऑन सरफेस। अगर वो सरफेस पे ही आ गया तो अब ये शेल अपने आप में किस तरीके से बिहेव कर रहा है, गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं, इन दिस केस पॉइंट P, इन दिस केस एज पॉइंट P लाइज ऑन सरफेस, पॉइंट P जो है वो सरफेस पे लाई करता है। सो शेल itself a गॉसियन सरफेस। वो खुद क्या है, एक गॉसियन सरफेस है, वो खुद गॉसियन सरफेस है। तो P का सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया, r। पहले कितना था, स्मॉल r, तो इसका मीनिंग स्मॉल r किसके इक्वल आ गया, r के।
P का डिस्टेंस हमने स्मॉल r लिया था पहले, लेकिन अब P तो सरफेस पे आ गया तो वो स्मॉल r किसके इक्वल हो गया, r के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकाला था ये, इसमें r की जगह आप क्या पुट कर दोगे, कैपिटल R। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये फॉर्मूला तब है जब वो कहां लाई करता है, जब वो सरफेस पे लाई करता है। सरफेस के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है। तीसरा केस, केस थर्ड, व्हेन पॉइंट P lies inside the shell। शेल के अंदर अगर वो लाई करता है तो मान लेते हैं पॉइंट P जो है अब यहां आ गया। अब शेल के अंदर है, पॉइंट P है, तो आपको एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा ताकि पॉइंट P जो है उस सरफेस के ऊपर आ जाए। तो देखिए अब जब यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसीडर करोगे तो कुछ ऐसा होगा। लेकिन गॉस थ्योरम कहते हैं कि जो आप गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हो चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए उसके अंदर, लेकिन यहाँ तो आप देखोगे चार्ज तो अंदर कुछ है ही नहीं, चार्ज तो सारा सरफेस पे है। जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। ये चीज आपको याद रखनी है। तो देखो क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे अ गॉसियन सरफेस एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया थ्रू P इज ड्रॉन थ्रू P में से गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया, बट चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस इज 0। इस गॉसियन सरफेस ने जो चार्ज एनक्लोज किया है वो क्या है, 0। तो एज वी नो ई डी एस किसके इक्वल होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या हो गया, 0, तो ये क्या हो गया, 0। लेकिन ये दोनों तो 0 हो नहीं सकते ना, इनमें से कोई एक 0 होगा, क्योंकि सरफेस एरिया कैसे 0 हो सकता है, आपने कुछ सरफेस लिया तो उसका एरिया तो होगा, तो ds तो 0 हो नहीं सकता। और अगर ds 0 नहीं है तो इसका मीनिंग फिर क्या 0 है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी आपके पास। तो आपको क्या कंक्लूजन आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग शेल इज 0। ये थे 3 केसेस थर्ड एप्लीकेशन के। इन्हीं 3 पॉइंट्स के बेस पे ग्राफिकल वेरिएशन भी हम करते हैं, ग्राफ भी बनाते हैं, देख लीजिए। एक ग्राफ भी बनाते हैं हम इसमें, वेरिएशन ऑफ E, वेरिएशन ऑफ E विद डिस्टेंस स्मॉल r। कैसे, ये देख लीजिए। ये y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, x एक्सिस पे डिस्टेंस, ये है सेंटर स्फीयर का। सेंटर से थोड़ा आगे चलेंगे तो रेडियस आ जाएगी r, सरफेस, और आगे जाएंगे तो सरफेस से बाहर निकल गए। ये वो पोर्शन है जिसमें स्मॉल r की वैल्यू r से कम होती है, यानी कि पॉइंट जब अंदर होता है सरफेस के, शेल के। यहाँ पॉइंट जो है वो शेल के सरफेस पे है, और इससे आगे जाएंगे तो स्मॉल r की वैल्यू r से बड़ी हो जाती है, पॉइंट जो है वो शेल से बाहर चला गया। अब आपने देखा ये थर्ड केस है, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 कहाँ होगी, इस एक्सिस पे, ये वैल्यू शो होगी। लेकिन जैसे ही आप r पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम। ये वैल्यू है E मैक्सिमम, सबसे ज्यादा वैल्यू यही है। इसके बाद तो आप r बढ़ाते चले जाओगे, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के, वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। तो बाहर जैसे जाएंगे तो ये ग्राफ जो है फिर कुछ ऐसे शो होगा, क्योंकि यहाँ पर E प्रोपोर्शनल है 1/r के स्क्वायर के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायरिंग का ग्राफ ऐसे ही आता है आपके पास, ये 11th में आपने किया होगा।
तो ये वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस r के साथ कि अगर रेडियस से कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, रेडियस यानी कि सरफेस के ऊपर पॉइंट है तो मैक्सिमम, और अगर सरफेस से बाहर निकलना शुरू करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये लास्ट एप्लीकेशन थी हमारे पास गॉस लॉ की, जिसमें हमने क्या लिया, एक कंडक्टिंग शेल लिया है। तो आपको याद रहे, अगर कंडक्टिंग शेल हो या फिर कंडक्टिंग स्फीयर हो तो भी सारी चीजें बिल्कुल ऐसे के ऐसे सेम रहने वाली हैं। आप शेल की जगह स्फीयर वर्ड यूज करोगे, लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आ जाए फिर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा ये हम नेक्स्ट क्लास में जो है उस चीज को करके देखेंगे।